बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। जैसे कि हमने फार्माकोलॉजी टू फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के जो इम्पोर्टेंट हार्मोन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम नेक्स्ट ग्लैंड को देखने जा रहे हैं, यानी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर हम देखते हैं मेन इम्पोर्टेंट इसके T3 और T4 और कैल्सिटोनिन, ये तीन हार्मोन मेन इम्पोर्टेंट रिलीज हो रहे होते हैं। और यहाँ पे हम T3 और T4 को पढ़ेंगे और नेक्स्ट कैल्सिटोनिन को पैराथायराइड के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो ये स्केच शॉर्ट सा हमने ड्रा किया हुआ है। इसके बारे में आपको पहले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि जितने भी हार्मोन हैं इनकी जर्नल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये रिलीज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्केच की फॉर्म में उसको ड्रा करने की कोशिश की है। तो कोई भी स्टिमुलस यानी एक्सरसाइज स्ट्रेस की कंडीशन में हम देखते हैं या ग्लूकोज का लेवल उस कंडीशन के अंदर डिक्रीज हो चुका है। जब डिक्रीज होता है तो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यानी TRH, हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल भेजता है TRH। TRH क्या करता है, जब जैसे इसकी रिलीज स्टार्ट होती है तो ये इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टिमुलेट करवाता है। तो इसने क्या करना होता है, इसने TSH को स्टिमुलेट करवाना, इसकी रिलीज स्टार्ट करनी है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो इसने रिस्पेक्टिव जो ग्लैंड है यानी थायराइड ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट करवाना है। स्टिमुलेट जब हो जाएगा तो ये T3 और T4 की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो आहिस्ता सा ब्लड के अंदर इसका लेवल जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब ये इंक्रीज यानी इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट सेल वगैरह उसको रीअपटेक करेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी उसके यूजेस स्टार्ट हो जाएंगे, जो एक्शन उसका है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो लेवल इंक्रीज हो रहा था वो दोबारा मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से आगे हम कंडीशन पढ़ने जा रहे होंगे उसमें मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो गया है तो ओवरऑल बॉडी के अंदर इसकी कंसनट्रेशन कम हो गई है। जब कंसनट्रेशन कम होगी, लेवल इसका लो हो चुका है T3 और T4 का, तो फिर क्या है, पॉजिटिव फीडबैक बैक मैकेनिज्म के तहत हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा और फिर बाकी ये स्कीम चलती रहेगी। उसी तरीके से इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। और अगर अगर किसी वजह से इसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी इसका आगे इस्तेमाल कम हो गया है, ब्लड के अंदर इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत हाइपोथैलेमस ने इसको डिटेक्ट करना है। वो जब डिटेक्ट करेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारा मेन डिटेक्टर है, कोई भी हार्मोन की कंसंट्रेशन को यानी कम होती है या ज़्यादा होती है तो उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है। जब डिटेक्ट हो जाएगा तो यही स्टेप दोबारा, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पहले स्टिमुलेशन हो रही थी, अब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी अब इनहिबिशन हो जाएगी। जब इनहिबिशन हो जाएगी तो जो लेवल इंक्रीज हो चुका था यानी इसकी प्रोडक्शन हो रही थी तो अब वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर इसका लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हाइपोथैलेमस है किसी भी हार्मोन की रिलीज और उसकी इनहिबिशन को रेगुलेट कर लेती है। तो यहाँ तक जी जनरल मैकेनिज्म हमने देखा। तो आगे हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर इस हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। जब इंक्रीज होता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, जब डिक्रीज होता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो दोनों कंडीशन को हम कंपैरिजन के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि आपसे ये MCQs में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोनों कंडीशन का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर हाइपरथायराइडिज्म का देखेंगे तो इसी को कंपैरिजन कर लेंगे हाइपो के साथ। हाइपर के अंदर एक नॉर्मल से ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन हो गया, यानी T3 और T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए इसको हमने इंक्रीज कंसंट्रेशन के साथ लिख दिया। इस कंडीशन के अंदर T3 और T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा है यानी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है।
और इसके साथ साथ BMR यानी बेसिल मेटाबॉलिक रेट ये भी इंक्रीज हो जाता है। जब BMR इंक्रीज हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट जब प्रोड्यूस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। उसके बाद वेट लॉस होता है इसके अंदर, और हेयर लॉस भी हो जाता है। और उसके बाद है ट्रैकीकार्डिया, स्वेटी स्किन होती है, डायरिया होती है, डायरिया हो जाता है, और एंजाइटी की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है ना हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमने पढ़ी है। अब इसी को ही हम कंपैरिजन करते हैं हाइपो के साथ। यहाँ पे T3 और T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा थी, इन कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे BMR ज़्यादा था तो यहाँ पे लो हो जाएगा। यहाँ पे वेट लॉस हो रहा था, वहाँ पे वेट गेन हो जाएगा। यहाँ पे स्वेटी स्किन है तो वहाँ पे ड्राई स्किन हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैकीकार्डिया तो ये ब्रैडीकार्डिया हो जाएगी। यहाँ पे डायरिया है तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और ये एंग्जाइटी है तो वो वहाँ पे डिप्रेशन, लिथार्जी वगैरह हो जाएगी। तो ये बेसिक इसका मेन इंट्रोडक्शन, और उसका हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको कैसे हो रही होती है, या आयोडीन I2 जो है कन्वर्जन उसकी कैसे हो रही होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है कि आयोडाइड अपटेक। सबसे पहले तो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है ना आयोडीन की या जो डाइटरी सोर्स के जरिए से हम ले रहे होते हैं, तो इसका कंटेंट जो नॉर्मली होता है वो 30 टू 50 mg, ये नॉर्मली डेली रिक्वायरमेंट भी है। तो ये बॉडी कंटेंट आयोडीन का जो है ना बॉडी के अंदर इतनी कंसनट्रेशन मौजूद होनी चाहिए या होती है। तो अब क्या होगा कि ये आयोडीन कंसनट्रेशन जो है ना ब्लड के अंदर ये लो होती है, क्योंकि ये बाकी टिश्यू सेल वगैरह के अंदर मौजूद रहती है। तो जब आयोडीन ब्लड स्ट्रीम के अंदर कम हो जाती है तो फिर क्या होता है कि थायराइड सेल के अंदर एक सपोर्टर मौजूद है, जिसको हम सोडियम आयोडाइड सपोर्टर बोलते हैं। ये सपोर्टर क्या होता है, ये एक्सचेंज करवा रहा होता है। यहाँ पे खास तौर पे सोडियम और आयोडाइड है, तो इसका मतलब है कि सोडियम और आयोडीन वगैरह का इसका एक्सचेंज सेल के अंदर या आउट की तरफ ये किया जा रहा होगा। तो जब ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जैसे ही कम होगी, ये सपोर्टर जो है ना स्टिमुलेट हो जाए, एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर इसने क्या करना है, सोडियम और आयोडाइड की आपस में एक्सचेंज करवा देगा। जब ये सोडियम आयोडाइड सपोर्टर जो है ना एक्सचेंज स्टार्ट करवाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन जो है ना इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा कि जब ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल की ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ग्रुप बनना शुरू हो जाएगी। और ये कैसे स्टार्ट होती है, TSH के जरिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी हमारी बॉडी, हमारे हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो वही वाला स्टेप जो हमने पढ़ा था, TSH स्टिमुलेट होगा और फिर इसको ट्रैप करना शुरू कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन। जब ये मेम्ब्रेन के साथ, ये सेल के साथ ऐसे ट्रैप होना शुरू है, यानी उसके साथ ग्रुप बनाना, अटैचमेंट स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम ट्रैपिंग बोल रहे थे। तो जब ये ट्रैप हो जाएगा आयोडाइड, तो फिर क्या होगा कि ये एपिकल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो रहा है। किसके साथ, जिसको हम पेंड्रीन बोलते हैं, पेंड्रीन, इसके साथ इसकी अटैचमेंट यानी इसके साथ अक्रॉसमेंट हो जाएगी, इससे अक्रॉस आउट होंगे, इसमें से एक्सचेंज होंगे। अब यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, ये है थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद होता है, जो कि इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा होता है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये आयोडीनियम आयन के अंदर कन्वर्ट होता है, और साथ साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी मौजूद मतलब बनता है। तो ये आयोडीनियम आयन जो है ना, इस फॉर्म में जो आयोडीन मौजूद है वो क्या करेगा कि ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ ऐसे ग्रुप बनाएगा, यानी अटैचमेंट होगी। जब एक ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम मोनो आयोडो थायरोग्लोबुलिन बोलेंगे।
इसी तरीके से 2 होंगे तो डाई होंगे, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे टेट्रा। तो इस तरीके से T3 और T4 की सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था। तो पहले मोनो और फिर डाई, और फिर अब यही मजीद कपलिंग रिएक्शन से गुजरेंगे, मजीद यही रिएक्शन बार बार हो रहा होगा। पहले एक अटैचमेंट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह होगा। तो जब ये पेयर ऑफ आयोडीनेशन जो है ना, आयोडीनेटेड टायरोसिल रेजिड्यू जब यानी मोनो और डाई की फॉर्म में बन जाएंगे, उसके बाद फर्दर वो कपलिंग रिएक्शन से गुजरेंगे, यानी फर्दर उसके साथ अटैचमेंट होगी, तो ये कन्वर्ट होगा T3 और T4 के साथ अटैच हो जाएगा। तो नॉर्मली जो ज़्यादातर हमारी बॉडी इस्तेमाल भी कर सकती है, या जो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा था वो T3 ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और T4 की थोड़ी कम होती है। और जो T4 प्रोड्यूस होता है उसको जब इस्तेमाल यानी उसकी यूटिलाइजेशन होनी है, तो पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है T3 के अंदर, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल कर सकती है। तो अब ये कपलिंग रिएक्शन के बाद अब इसकी सिंथेसिस तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब इसकी स्टोरेज वगैरह, रिलीज वगैरह को देख लेते हैं। तो जो एक्सेस अमाउंट में है वो दोबारा जो है ना क्या होती है, टेकन बैक इनटू द सेल बाय एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए से उसको क्या कहते हैं, स्टोर कर लिया जाता है, और ब्रोकन डाउन बाई लाइसोसोमल प्रोटीएज इंजाइम है उसको फिर ब्रेक डाउन करता है, फिर यूटिलाइजेशन हो जाती है जब इसकी ज़रूरत होती है। और T3 और T4 जो होता है ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाती है, और जो मोनो और डाई की फॉर्म में है ये एज ए रेजिड्यू के तौर पर यानी स्टोर हो जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो कपलिंग रिएक्शन से गुजरेंगे और दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं T3 और T4 के अंदर। तो ये सारी की सारी कन्वर्जन किस में हो जाती है, लीवर के अंदर हो जाती है, किडनी के अंदर हो जाती है। तो अगर हम ये कन्वर्जन हम इसको यानी ये किडनी और लीवर के अंदर हो रही होती है, तो इसकी कन्वर्जन का प्रोसेस अगर हम प्रोपेनोल ड्रग अगर इस्तेमाल करवा रहे होते हैं ना, तो इसके कन्वर्जन के प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर सकती है। तो ये चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि T3 और T4 या ओवरऑल आयोडाइड जो सिंथेसिस हो रही है T3 और T4 की, ये स्टेप बाय स्टेप हमने उसको आपको बताने की कोशिश की है। तो उसके बाद हम इस थायराइड ग्लैंड के जो बेसिकली फार्माकोलॉजिकल यूजेस हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके इनहिबिटर के तौर पे या एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के तौर पर जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं। तो उसका नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड हार्मोन जो रिलीज हो रहे थे, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी मुख्तलिफ सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल इसका जो है ना अगर देखा जाए कि एक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला मेन एक्शन ये होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर ये माल होता है, और उसके बाद जो है ना ये इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के तौर पे यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, और इनके इंटरमीडिएट जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं कि उनके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल हम लिपिड के अंदर देखें तो ये जो T3 और T4 इनडायरेक्टली तौर पे जो है ना लिपोलाइसिस करवा रहे होते हैं, यानी लिपिड की ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही हो तो इसी वजह से जब उसकी ब्रेक डाउन होगी तो फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होंगे, जो कि प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब इंक्रीज हुई तो इसका मतलब ये हुआ प्लाज्मा के अंदर लाइपोजेनेसिस हो गई है। और उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के हवाले से देख लें, तो ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो कैसे स्टिमुलेट करता है, जैसे ही शुगर की यूटिलाइजेशन टिश्यूज के अंदर स्टार्ट होगी ना, तो ये क्या करता है उसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवा देता है। तो जब इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है तो जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होता है वो कन्वर्जन हो रही होती है, तो इसलिए हम इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोल रहे हैं। जो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस हो चुका था यानी स्टोर था, उसकी ब्रेकडाउन होगी, दोबारा कन्वर्जन हो जाएगी इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर।
तो इस तरीके से ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस एट ए टाइम दोनों प्रोसेस हो रहे थे, यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही है और ग्लूकोज वगैरह की प्रोडक्शन हो रही है। इसलिए हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोल रहे हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो ये इंडायरेक्टली डायरेक्टली तौर पे इन्वॉल्व होते हैं और ये सारा प्रोसीजर लीवर के अंदर हो रहा है। उसके बाद है क्लोरिनिफिकेशन, यानी इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज होता है, यानी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाता है। और BMR ये इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होता है, ये खासतौर पर हमने उसके अंदर हाइपरथायराइडिज्म के अंदर देखा है, जब T3 और T4 की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है तो ओवरऑल जो है ना सेलुलर मेटाबॉलिज्म ये इंक्रीज होता है। जब इससे के इंक्रीज होने की वजह से या BMR की वजह से ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है और इसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और ओवरऑल अगर इसको देखें कि CVS के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये कार्डिक हार्ट रेट इंक्रीज करवा देता है, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और कार्डिक आउटपुट ये इंक्रीज हो जाती है। नर्वस सिस्टम के ऊपर देखें तो वहाँ पे हमने हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर देखा कि जब T3 और T4 की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है हाइपरथायराइडिज्म, तो उसके अंदर एंग्जाइटी देखी थी, नर्वसनेस हो जाती है, एक्साइटमेंट हो जाती है, ट्रिमर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इसकी कंसनट्रेशन कम होती है, यानी हाइपो के केस के अंदर, तो ये लिथार्जी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह ये काज कर रहा था। और उसके बाद इसका इफेक्ट मसल, स्केलेटल मसल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी वो स्केलेटल मसल जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो वेरी वीक हो जाते हैं, तो उनकी वर्क कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। GIT के अंदर देखें तो ये इंक्रीज द प्रोपल्सिव एक्टिव ऑफ गट, यानी प्रोपल्सिव जो वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है ना, जो गेस्ट की एम्पटिंग वगैरह को इंक्रीज करवा रही होती है। तो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर इसको देखें तो ये स्पीड अप हो जाती है, ये डायरिया काज करती है। और हाइपो के अंदर ये कॉन्स्टिपेशन काज कर रही होती है, यानी उसके अंदर इसकी स्पीड पहले से डिले हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये फिनोमेना होता है। तो यहाँ तक जो है ना इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे वो हमने देख ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर